नमस्कार, वेलकम टू जीनियस आर्क। तो पिछला अपना लेक्चर था, जब वीडियो बोल लो उसको, सबको पता है कि सेकेंड लिस्ट का कट ऑफ हमने डिसाइड किया था। उसमें मैंने बताया था कि बहुत लोगों का रिजेक्शन हुआ है। मैं उसमें रिजेक्शन शब्द यूज़ किया था और मैं ये भी बोला था कि मैं उम्मीद करूँ कि मैं गलत हूँ और सबको मेल आए करेक्शन के लिए। ठीक है, तो अभी करेक्शन का मेल या तो तुम्हारे पास आ गया होगा या आने वाला होगा, और होपफुली आ ही गया होगा क्योंकि सबको साथ में मिला था। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस किस रीज़न से तुम्हारा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है और कैसे तुम अपलोड करोगे कि सही रहेगा, और किस केस में कोई चांस नहीं है कि वो सही हो। ठीक है, तो हम लोग सब सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो जो अपलोड करना था तुम्हें, वो सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि क्या क्या केस में तुम सही कर सकते हो और किस केस में चांसेस नहीं है। ठीक है ना, तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है। पहला है आधार कार्ड। इसमें क्या क्या केस आ सकते हैं मैं बताता हूँ तुम्हें। कि जैसे कि मान लो कि तुम्हारा जब तुम गेट का फॉर्म फिल किए होगे तो उसमें मैंने मान लो कि मेरा नाम है, सपोज है राजगुप्ता। मैंने ये कहाँ दिया है, एक गेट वाले फॉर्म में दिया है, और आधार में मेरा नाम है क्या, राजगुप्ता। तो इस केस में तुम्हारा फॉर्म करेक्शन के लिए आ सकता है, या बोल दिए तो रिजेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये ब्लंडर है, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ कुछ होता है कि किसी किसी के फादर्स नेम में दिक्कत होता है, तो फादर्स नेम का जो होता है दिक्कत, वो सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे सॉर्ट आउट किया जाता है। जो वहाँ पे एनकेपीसी में जब जाओगे ज्वाइनिंग के लिए तब होता है, वहाँ पे तुम्हारा शॉर्ट लिस्टिंग मतलब कि ये प्रॉब्लम वहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। तो इतना ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, फादर्स नेम हो मदर्स नेम हो ये सब की दिक्कत इतनी नहीं होती है, लेकिन ये वाली गलती दिक्कत है। इस तरह से अगर हो तो या तो तुम इसको सुधरवा, आधार को सुधरवा सको और फिर तुम दे सकते हो तो दे दो, अदरवाइज रिजेक्शन है इसमें। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आधार कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है, तो इसलिए इस पर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये गलती हो सकती है। अब हम बात करते हैं 10th का मार्कशीट। तो 10th का मार्कशीट में क्या देखते हैं वो लोग, वो जनरली तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ के लिए काम आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जिनका मान लीजिए कि सपोज दैट किसी का एज मान लो कि एनकेपीसी का लिमिट है क्योंकि 7 ईयर्स, अनरिजर्व के लिए 30 ईयर्स, ओबीसी के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए, और 37 ईयर्स एससी एसटी के लिए। ठीक है, एज्यूम किया हूँ मैं, एज्यूम किया हूँ। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जब तुम फॉर्म फिल करते हो कोई तो अपना एज कम करके लिखते हैं वहाँ फॉर्म पे, क्योंकि उनका एज पहले निकल गया रहता है। और वहाँ पे क्या होता है कि वो एज को कम करते हैं ताकि कि वो फॉर्म फिल कर सके, या अपना जो भी चेक करना है। कुछ के अंदर चूल होती है, सबके अंदर नहीं होती है। तो जो तुम मान लो कि तुम्हारा गेट है 20/11/91 और तुम एक चुअल है तुम्हारा, और तुम दे दियो 20/11/2000, तो ये मैच नहीं करेगा। तो इसके लिए भी फॉर्म तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा, और ये रिजेक्शन है सीधे, क्योंकि 10th का मार्कशीट तुम चेंज कर नहीं सकते। तो ये सीधा रिजेक्शन है इस पर।
और एज लिमिट तुम क्रॉस कर गए हो तो कंसीडर नहीं करेंगे। और ये बहुत कम केस में होता है, मतलब बहुत ही रेयर केस है कि किसी का 10th का मार्कशीट में कोई दिक्कत आए, क्योंकि नाम यहाँ मैच कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरा नाम यहाँ भी सेम होगा और जो मैं गेक में भरा हूँगा वो उसमें भी सेम होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। आधार में काम दिक्कत हो सकता है नाम वाम का, बस इसमें नहीं होता। बीटेक की मार्कशीट में क्या हो सकता है, या तो किसी के पास मार्कशीट ना हो 4th सेमेस्टर तक का, उसमें कहा गया है कि फॉर्म फिल करते समय तुम्हारे पास प्रोविजनल तो एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर मान लो किसी के पास प्रोविजनल भी ना हो तो उस केस में एक केस ये बन सकता है। और दूसरा केस मैंने इसको मर्ज करता हूँ, CGPA परसेंटेज, इसको इसी में मर्ज करता हूँ, ठीक है। दोनों को हम एक साथ मर्ज कर लेते हैं। दूसरा केस क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास दूसरा केस हो सकता है कि तुम्हारे पास मान लो कि CGPA आया हुआ है तुम्हारा 6.6 सपोज दैट, और तुम कन्वर्जन फार्मूला जो होता है CGPA परसेंटेज वो नहीं जमा किए हो या अपलोड नहीं किए हो, तो वो क्या करेंगे 6.6 इंटू 9.5। अब इतना करेंगे, कितना आएगा, गलत बता रहा है यार, या तो ये तुम्हारा 65 से कम आएगा। एग्जैक्ट क्या तुम निकालते रहना, पर मैं बोल रहा हूँ कि ये लेस देन 65 परसेंटेज आएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कन्वर्जन फार्मूला है, जैसे कि मान लो मेरे कॉलेज का है 6.6 गुना 10, तब ये 86% का आएगा, तब ये कंसीडर तुम्हारा सही होगा, क्योंकि वो उनको क्या चाहिए 65% चाहिए ही चाहिए। और 64.999 भी आ रहा है तुम्हारा, तो इसको भी ये 65 कंसीडर नहीं करेंगे, साफ साफ उन्होंने पहले ही मेंशन किया हुआ है। तो एक केस हो सकता है। पहला केस क्या मैंने बताया कि तुम्हारे पास प्रोविजनल ना हो, प्रोविजनल मिनिमम ना हो, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अदरवाइज तुम्हारे पास डिग्री सर्टिफिकेट और ये सब हो तो कोई इशू नहीं है, तो बल्ले बल्ले है। अदरवाइज इतना तक तब प्रोविजनल होना चाहिए 4th सेमेस्टर तक का। और एक CGPA परसेंटेज तुमने जमा नहीं किया हो, या तुम उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे हो, 65% वाला क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे हो, उससे कम हो जा रहे हो, उस केस में भी तुम्हारा ये रिजेक्ट है। और ये रिजेक्ट है सीधा, इसमें सुधार नहीं हो सकता। और इस केस में भी तुम्हें मेल आया भी ना हो, मतलब मैं इस केस में बता सकता हूँ कि इस केस में तुम्हारे पास मेल आया भी ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं OBC NCL। ये सबसे सही चीज़ है कि इसमें करेक्शन की गुंजाइश बहुत अच्छे से रहती है। बताता हूँ मैं क्या क्या हो सकता है। केस 1 क्या हो सकता है कि तुम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है OBC NCL का, वो नहीं जमा किए हो। तुम क्या किए होगे, तुम मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट वाला दे दिए हो, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट तुम दे दिए हो, ठीक है। केस 2 क्या हो सकता है, और केस हो सकता है कि जैसे मान लो कि अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है 2025 से 26, और मान लो फॉर्म आया था, फॉर्म बोलो या नोटिफिकेशन बोलो, इसको फॉर्म तो नहीं बोलेंगे, नोटिफिकेशन आया था इसी फाइनेंशियल ईयर में। चलो ये जूम कर लेते हैं, जो रियल केस लेते हैं, क्योंकि देखो क्या नोटिफिकेशन तुम्हारा मान लिया कि मैं आया था 2024 से 25 वाले फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25, ठीक है।
मैंने बोला कि तुम्हारा कि अभी चल रहा है 2025 से 26, ठीक है, और नोटिफिकेशन तुम्हारा आया था 2024 से 25। और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैं किया था, कि हमें क्या होता है कि नए वाले अपने पास डॉक्यूमेंट रखने की आदत होती है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि नया वाला ही अपलोड कर देते हैं। तो मैं क्या किया था कि जैसे अभी वाला 2025 से 26 वाला अपलोड कर दिया, मान लो। वैसे मैं अभी फॉर्म नहीं फिल किया हूँ, पर जब मैं किया था तो क्या किया गया था कि उस समय जो चल रहा था ना फाइनेंशियल ईयर, वो वाला फॉर्म मैंने अप्लाई कर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था, ठीक है। तो इस केस में वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको चाहिए 2000 जब तुम्हारा नोटिफिकेशन आया था उस समय का OBC NCL जो भी है, OBC NCL या EWS, ये दोनों केस में वैलिड है। ये भी दोनों केस में वैलिड है, ये केस 1 भी दोनों केस में है, OBC NCL भी और EWS भी। इसके लिए मैं अलग से नहीं करूँगा, ये दोनों लोगों के लिए है, ये भी दोनों लोगों के लिए है, ठीक है। तो 2 केस हमने किस कर लिया। एक हो गया कि तुम्हारा कि जो फॉर्म है कि उन्होंने बोला वो नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि फाइनेंशियल ईयर सेम होना चाहिए, जिसमें नोटिफिकेशन आया वही फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा क्या होता है कि जो लोग, और ये तीनों केस में क्या होगा ना, तुम्हारे पास मेल आएगा करेक्शन के लिए। केस 3 क्या होगा कि मान लो कि फॉर्म आया था तुम्हारा 2024 से 25 फाइनेंशियल ईयर में, और किसी के पास इस वाले फाइनेंशियल ईयर का नहीं होता है, ठीक है, तो वो पुराना ही अपलोड कर देता है। तो देखो भाई, तुम्हारे पास इस फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, और तुम OBC NCL या EWS, ये दोनों केस में तुम्हारे पास मान लो कि सेम ईयर का फॉर्मेट में सेम ईयर का सर्टिफिकेट नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, तुम पुराना वाला अपलोड किए हो तो इस केस में तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। करेक्शन का तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा, लेकिन तुम्हारे पास तो सर्टिफिकेट है नहीं, और तुम पुराने केक में बनवा सकते नहीं हो, क्योंकि सब अब डिजिटलाइज हो चुका है। तो तुम चाह कर भी अब तुम अपलोड नहीं कर सकते। तो इस केस में तुम्हारा फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट हो सकता है। और दूसरा क्या केस बन सकता है कि तुम्हें अनरिजर्व कंसीडर किया जाए। अगर अनरिजर्व का तुम क्राइटेरिया मीट करते हो, अनरिजर्व का क्राइटेरिया मीट करते हो, फिर तुम्हारा अनरिजर्व के लिस्ट में आएगा नाम, अदरवाइज तुम बाहर हो, रेस से बाहर हो, अगले लिस्ट में देखा जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये इतना केस बना ये OBC NCL और EWS के केस में। EWS भी यहाँ पे कवर है भाई, तो इसके लिए अलग से नहीं जाऊँगा। तो OBC NCL और EWS कवर हो गया। EWS में एक चीज़ और आएगा, मैं सोच रहा था कि वो जो लिमिट होता है वो बाहर हो जाए, लेकिन लिमिट बाहर नहीं होगा इसमें। तो इतना ही केस बनता है, क्योंकि लिमिट जब बाहर हो गया तो फिर तो तुम्हारा EWS बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं SC ST सर्टिफिकेट। ये भी प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, उन्होंने जो बोला हुआ है उस फॉर्मेट में होना चाहिए। बस इसमें फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि ये तो लाइव कैम के लिए होता है ना, तो इसमें फाइनेंशियल ईयर का कोई इशू नहीं है या नोटिफिकेशन का कोई इशू नहीं है। बस फॉर्मेट सही होना चाहिए तुम्हारा और काम हो गया। पैन कार्ड की बात करें, सेम यहाँ पे बस तुम्हारा नाम वेरीफाई किया जाएगा, और कुछ तो होता नहीं है इस पर, तो बस तुम्हारा नाम वेरीफाई किया जाएगा। नाम सेम होना चाहिए पैन कार्ड पे, और तुम्हारा जो गेट का जो फॉर्म है उस पर, दोनों पे नाम से ना। फोटोग्राफ में ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं यार, इसमें तो रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो बोला उन्होंने, और क्लीन हो, और क्या है, बाकी तो कुछ नहीं है, इतना नहीं है कुछ। तो इस पे रिजेक्शन बहुत ही रेयर केस में होगा, और होगा तो पता नहीं क्या ही होगा वो। डिसेबिलिटी की बात करें तो
या तो तुम उनका जो गाइडलाइन है उसका 40% शायद क्राइटेरिया है वो मीट नहीं कर पा रहे हो, तभी रिजेक्ट होगा, या तुम्हें करेक्शन का ही आएगा, या जो फॉर्मेट बोले हुए हैं उस फॉर्मेट का नहीं है तुम्हारा। ये दो ही केस हो सकता है, क्योंकि डिसेबिलिटी तो चेंज होगी नहीं, वो लाइफ टाइम के लिए सेम ही रहेगी। तो ये दो केस बन सकता है। बाकी इतना ही है, और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज टेलीग्राम का मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाओ, ज्वाइन करो। वहाँ पे लगभग 600 के आसपास भी लोग हैं, वो लोग तुम्हारा डाउट सॉल्व करेंगे। अदरवाइज मुझे लगा तो मैं भी कर दूँगा, क्योंकि सारे डाउट मुझे पता नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता होती है, मुझे नहीं पता होता है, तो वहाँ पे वो लोग सॉल्व कर देंगे तुम्हारा। या कमेंट करो, अगर और कुछ टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा उस पर लाने के लिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।